नेपाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसी सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात जो हैं उसके बीच जेनजी आंदोलनकारियों को एक इमोशनल, एक भावुक चिट्ठी लिखी है। शिवपुरी में सुरक्षा घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपना जो निजी जीवन है उसके संघर्षों को साझा किया। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वे पिता नहीं बन पाए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान गई तो उनका जीवन बदल गया। ये इमोशनल चिट्ठी, ये भावुक कर देने वाली चिट्ठी उन्होंने जेनजी को खासतौर पर लिखी। आपको मालूम है कुछ पूर्व प्रधानमंत्री और केपी शर्मा ओली बाकायदा सुरक्षा घेरे में हैं, सेना की सुरक्षा में, वहां से उन्होंने ये इमोशनल चिट्ठी लिखी है। नेपाल के काठमांडू में आप जो ये आलीशान बंगला देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली उनका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था वो किस तरह था कि एक प्रधानमंत्री कितनी लेविश लाइफ में काठमांडू में रहते थे। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बंगला है और जिस तरह से नेपाल के जो युवा हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उनके अंदर ये गुस्सा था कि जो नेपाल की सरकार थी उसने नेपाल के लोगों की सुनी नहीं, डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया इस सरकार ने। और यही वजह थी कि जो करप्शन था वो अपने चरम पे था, बेरोजगारी थी जो अपने चरम पे थी, और उसके बाद जो जेनजी और जो बाकी भी लोग हैं, जो नेपाल के आम लोग हैं, उनका गुस्सा फूटा। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से आज इस बंगले की हालत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जो जनता है जब वो सड़कों पे आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। ये उसकी वानगी ये बंगला जो है यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री का गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं सब कुछ जल के राख हो चुका है, सत्ता चली गई है, एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा था वो सड़कों पे आया और जो लोग थे वो परेशान थे यहाँ पर बेरोजगारी से। जो युवा थे उनको उनके मुद्दे जो हैं वो सुने नहीं जा रहे थे। और नेपाल के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया मुद्दा नहीं था, मुद्दा था दरअसल करप्शन और बेरोजगारी, जिसको लेके नेपाल की सरकार ने, नेपाल के मंत्रियों ने, नेपाल के जो सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने नेपाल की जनता की सुनी नहीं। इसलिए ये सबक जो है वो सिखाया गया है और अब नेपाल के लोग, नेपाल की जनता एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा नेता चाहती है जो यहाँ के लोगों की सुध ले। लोगों का ये भी कहना था कि नेपाल के लोगों को बाहर नौकरी करने क्यों जाना पड़ता है, नेपाल में ही उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उनकी सरकार क्यों नहीं तलाश करती है। ये घर गवाही दे रहा है, ये घर गवाही दे रहा है, ये बंगला गवाही दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री जो ओली हैं उनका, कि किस तरह से जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो वो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो गिराने का मादा रखता है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं, गुस्सा है, गुस्सा था आपके अंदर? गुस्सा तो बहुत था, लेकिन जो नेपो किड्स का जो असली मकसद था, जहाँ तक यहाँ की सरकार जितने भी थे उसके नेपो किड्स, उसके बाल बच्चे फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बंगला देख के लग रहा है हमको, बंगला देख के, हाँ, परसों का ही बात है, सब लोग आए यहाँ पे जला के राख कर दिए हैं। मैक्सिमम नेताओं का और मैक्सिमम यहाँ का पॉलिटिशियन से लेके पुलिस यूनिफॉर्म से लेके सब कुछ जल के राख हो चुका है। पर कुछ यहाँ पे घुसपैठ भी घुसे हुए हैं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। पर ऐसा अब ना हो, करप्शन बार बार ना हो, यही एक सीख मिलना चाहिए यहाँ की जनता को। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी सुशीला गार्गी मैम का भी न्यूज़ आता है, बालिन सरकार का भी न्यूज़ आता है और नेपाल का भी न्यूज़ आते हैं। मैक्सिमम न्यूज़ इसी का रिलेटेड आ रहे हैं। तो वही बस अब करप्शन खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाए, हम लोग का यही मकसद है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन जोड़ा युगल आपको यहाँ से भी दिखाएंगे अंदर इधर की तस्वीरें कि इस जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसका मंजर अब आप देख सकते हैं क्या है, किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। जो गुस्सा था वो इस बंगले के ऊपर आके निकला। ये ठीक है, ये सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से भी देखिए, यहाँ प्रवेश निषेध लिखा हुआ है और यहाँ से भी थोड़ा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए जो बाइकें थी वो सब जल के राख हो चुकी हैं। अंदर का जो प्रीमाइसेस देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी सत्ता जो है वो अपने वो कुर्सी से हिल जाती हैं और उसकी वानगी ये काठमांडू में जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर है ये देने के लिए काफ़ी है। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। और नेपाल में फंसे जो लोग हैं उनकी वतन वापसी होने लगी है। कुछ ऐसे ही लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बात की न्यूज़ 18 इंडिया से। आइए सुनते क्या कहना है। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है। काठमांडू से दिल्ली आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है। हमारे साथ दोनों
कृष्ण जी, क्या हालात है काठमांडू में, कैसी स्थिति में आप निकले हैं? हालात तो हमें निकलने के लिए हमने एक दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, लेमन ट्री होटल। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ से जो XPM का हब सिखाया गया ना, वो आधा पौना हाइट से देख रहे थे उसको चलता हुआ। एक बार वो जलाया गया, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया उनको ले जाने, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो पाया। वो दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जब दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया तो भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पूरे घर को जला दिया गया। जब ये अचानक से सब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अगर आप लोगों को पता चला कुछ, या आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? हम पशुपतिनाथ मंदिर से होके आ रहे थे, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। वो 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम वापसी आए मंदिर से, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। हमने अपना साइड से गलियों में से अपनी गाड़ी निकाली, अपने होटल पहुंच गए। फिर 2 दिन हम होटल में ही रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है। हमारे तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही मतलब ये जो आग लगी है, सब जो कुछ जलाया गया। तो हाल सुधर रहा है। जो लोग वहाँ से आए हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं इनके होटल के ठीक बगल में ही जो PM हाउस था उसको आग के हवाले किया गया। इन्होंने वो सारी तस्वीरें भी खुद देखी है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वापस वतन लौटने पर चेहरे पर किस तरह से राहत है वो आपने देखी। इस बीच नेपाल में जो क्रांति हुई उसके बाद सिचुएशन किस तरह की है, हालात कैसे, वहां के लोगों ने ओली सरकार को तो हटा दिया, लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी उसको लेकर उनकी सोच क्या है। काठमांडू के लोगों से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद तिवारी ने बात की। क्या कुछ उन्होंने बताया, आपको सुनवाएं। इस वक्त हम नेपाल के काठमांडू में मौजूद हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा भाट-टिंडा जो सुपर मार्केट है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। ये भी जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये नेपाल का काठमांडू का सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पे लगातार जारी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी यहाँ की कट गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं ये मलबा हटाने में यहाँ पर, और टीमें जो हैं वो भी यहाँ पे राहत बचाव की यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय शख्स हमारे साथ हैं। सर, ये सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता है? नहीं, इनका सुपर मार्केट तो नेपाल अधिराज्य में 25-26 सुपर मार्केट है इनका। अभी इस हमारे इलाके में सबसे बड़ा यही है। ये बता रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप जो यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसको बिल्डिंग किया जा रहा है यहाँ पर, और जमकर तोड़फोड़ जो है सुपर मार्केट में की गई थी। इसे बनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। यहाँ पर आम लोगों का बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए लोग यहाँ पर काठमांडू के यहाँ पर आते थे और ये काठमांडू का सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता था। आप देख सकते हैं क्या हालत इसकी हो चुकी है, पूरी तरह से एक तरीके से जल के राख हो चुका है। कितनी बड़ी ये इमारत थी, कितनी बड़ी ये प्रीमाइसेस थी जिसमें कि आग लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लगातार राहत बचाव का काम जो है, जहाँ पे जो यहाँ पे मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तो ये अब मंजर है जो घटना हुई, जो तबाही मचाई गई, जो उग्र आंदोलन हुआ, उसकी चपेट में ये मॉल भी आया था। कैमरा पर्सन जुगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। और ये जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। नेपाल में तख्ता पलट हुआ और अब नेपाल की जनता एक नया प्रधानमंत्री चाहती है। उस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ देवेश झा हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं और ये नेपाली हिंदू हैं। सर, आप काफ़ी लंबे वक्त से नेपाल में रह रहे हैं, आपकी 7 पीढ़ी नेपाल में रही हैं। अब आप कैसा नेपाल देखना चाहते हैं आज के दौर का, 2025 का? देखिए, 62-63 के आंदोलन के बाद जो यहाँ नया संविधान बना जिसमें गणतंत्र वगैरह आया, तो उसमें जो आंदोलन का मांग ही नहीं था हिंदू राष्ट्र, तो उसको हटा दिया गया और यहाँ धर्मनिरपेक्ष इसको घोषित कर दिया गया। अब ये विवादास्पद रहा है शुरू से। संविधान सभा को संविधान लागू करने से पहले संविधान में ये व्याख्या था उस समय के अंतरिम संविधान में कि जो भी संविधान बनेगा उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा, और भेजा गया, जिसमें 96% से अधिक हिंदू राष्ट्र के पक्ष में सपोर्ट आया था। ये मैं एकदम ऑफिशियली कह सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें संलग्न थे, जो अधिकारी इसमें संलग्न थे, व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे बात हुई थी। तो वो जो प्रस्ताव वगैरह आया था, वो जो राय संकलन आया था, उसको खोला ही नहीं गया, वो अभी भी बंद रखा हुआ है। तो नेपाल का जो अपना मूल पहचान था वही समाप्त हो गया है।
इसलिए नेपाल में अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये उत्पात और ये वो, इसमें लोगों को बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। किसी को भ्रष्टाचार लग रहा है, किसी को बेरोजगारी लग रही है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि मूल रूप से हम धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। अब धर्म है ही नहीं, ठीक है, धार्मिक विचारधारा नहीं चलाने का है। तो जब से ये धर्मनिरपेक्ष की बात आगे बढ़ी, तब से नेपाल का जो मूल भावना था, जो एक त्याग की भावना, जो एक समर्पण की भावना थी, ठीक है, वो समाप्त होते चला गया। लोग स्वार्थी होते गए। परिणाम ये हुआ कि अब इसमें दोष किसे देंगे? बिना पैसा दिए वोट नहीं मिलता है, तो नेताओं को पैसा चाहिए। अब पिछले चुनाव में जितना खर्च किया, फिर अगले चुनाव में उससे दुगुना चाहिए। तो ये एक चक्र शुरू हो गया। तो इस चक्र ने भ्रष्टाचार को स्थापित किया। अब नेताओं को पैसा चाहिए, तो वो उनके पास जो राजनीतिक नियुक्तियां देने की क्षमता है, तो वहीं से वो पैसा लेंगे। तो जो नियुक्त होके जाएगा, फिर वो पैसा उसको चाहिए। तो इसमें दोषी, पहला दोषी कौन है, अगर अब इसको खोजना शुरू करेंगे तो ये जटिल है। और नेपाल में पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हिंसा भड़की, तख्ता पलट हुआ, वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गया है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं, अंदाजा लगाइए। और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा भी गया। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही, क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की चार दीवारी से निकलकर अब भारत की जो सरहद है वहां दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। वहाँ की जेलों से काफ़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। जाहिर है इनमें हर तरह के अपराधी हैं और दोबारा पकड़े जाने के डर से इनमें से अधिकांश कैदी सीमा पार कर भारत आने का प्रयास करेंगे। सघन चेकिंग अभियान चला करके ऐसे तत्वों को पकड़ना सुनिश्चित करती है। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुम्पका जेल से, 1200 नक्खू जेल से और 1100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे।